कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है उसे आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो इस कक्षा में अगर आपके मन में आज के विषय को लेकर भी कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न आए तो नोट करते जाना है। आज के एपिसोड में यानी एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के गणित का पाठ संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विज्ञान का पाठ गति के बारे में जानेंगे। कक्षा 9वीं के पढ़ाई के बाद हम एक बहुत रोचक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है माया कोड्स फॉर चेंज। माया का कोड लाया बदलाव। हम ये जानेंगे कि कैसे माया के कोड से बदलाव आया। उसके बाद हम कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित के वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम विज्ञान का पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याओं से। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की एक और परिभाषा होती है। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 8, 9, 0, घटा 99, घटा 200, 5/2, 99/7, पाई, वर्गमूल 2 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से कुछ संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्णांक हैं, कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब को निरूपित कर सकते हैं और ये सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की तरफ। जब आप वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करोगे विभाजन विधि से तो आपको 2 प्रकार की स्थिति मिलेगी। पहली स्थिति है जब आपका शेष 0 हो जाता है। जैसे जब आप 7/8 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.875। उसी प्रकार जब आप 1/2 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। उसी प्रकार जब आप 639/250 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 2.556 इत्यादि। यानी ऐसी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिनका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें कुछ परिमित चरणों के बाद उनका शेष 0 मिलेगा। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमारा शेष कभी 0 नहीं होगा। शेष 0 ना होने की भी 2 स्थिति है। पहली स्थिति है जब हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जैसे 1/3। जब आप 1/3 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.333 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 1/7 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे
तो आपको मिलेगा 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। इस तरह के दशमलव प्रसार में आप देख रहे हैं कि अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, जिसे हम पुनरावृत्ति अंक पर दंड से प्रकट करते हैं, जैसे 0.333 एंड सो ऑन को हम दिखाते हैं 0.3 दंड से। उसी प्रकार 0.142857, 142857 एंड सो ऑन को हम 0.142857 पर दंड से प्रकट करते हैं। अर्थात ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अब हम बढ़ते हैं शेष शून्य न होने की दूसरी स्थिति की तरफ, जहां भागफल में ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और ना ही यह कभी समाप्त होता है। जैसे वर्गमूल 2। जब आप वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको 1.41421 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। उसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार होगा 3.1415 एंड सो ऑन। वर्गमूल 2 और पाई के कुछ चरणों के दशमलव प्रसार आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। आइए अब जानते हैं कि किन दशमलव प्रसार से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और किन दशमलव प्रसार से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। शांत दशमलव प्रसार से और अशांत आवर्ती से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और अशांत अनावर्ती से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। चलिए कुछ उदाहरण से इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमें 3.142678 को यह दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं कि 3.142678 एक शांत दशमलव प्रसार है और हम 3.142678 को लिख सकते हैं 3142678 बटे 1000000, जहाँ 3142678 हो जाएगा हमारा P और 1000000 होगा हमारा Q। और आप देख रहे हैं कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हमने यह ज्ञात किया कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। आइए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, जहां हमें दिखाना है कि 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 0.3 दंड एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम नहीं जानते कि 0.3 दंड क्या है, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। तब x हो जाएगा हमारा 0.333 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो हमें मिलेगा 10x बराबर 10 गुणे 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। 3.333 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन। फिर हम 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन को लिख सकते हैं 3 जोड़ x। तब हमें मिलेगा 10x बराबर 3 जोड़ x। x के लिए हल करने पर हमें मिलेगा 9x बराबर 3, जिससे x हो जाएगा हमारा 1/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इससे हमने यह सिद्ध कर लिया कि 0.333 एंड सो ऑन एक परिमेय संख्या है। अब हम 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जब हम 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.142857 दंड, और जब हम 2/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.285714 दंड। क्योंकि इन दोनों दशमलव प्रसार में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इन्हें अशांत आवर्ती कहेंगे। हमें इनके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या
यानी अशांत अनावर्ती, यानी उस संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कभी खत्म होगा और ना ही उसके भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगी। और आप यह जानते हैं कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमें ऐसी अपरिमेय संख्या ढूंढनी है जो 0.14 से ज्यादा हो और 0.28 से कम हो। इस प्रकार की संख्याओं का उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि है 0.150, 1500, 1500, 150000 and so on, या 0.1601, 00, 2, 0003, 00004 and so on इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करेंगे। वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है जिसकी सहायता से हम उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम संख्या रेखा पर 2.66 का निरूपण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और हम यह जानते हैं कि 2.66 2 और 3 के बीच की संख्या है। आइए हम 2 और 3 के बीच संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखते हैं। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2 के दाईं ओर का पहला चिन्ह 2.1 को निरूपित करेगा, दूसरा चिन्ह 2.2 को निरूपित करेगा, आदि आदि। हम यह जानते हैं कि 2.66 2.6 और 2.7 के बीच का अंक है। अब हम 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और इस भाग के प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2.6 की दाईं ओर से पहला चिन्ह होगा 2.61, दूसरा होगा 2.62, आदि आदि। और आप आसानी से देख सकते हैं कि 2.66 हमारा कहाँ स्थित है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर 2.66 को निरूपित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गति के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है। चाल को हम अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है। इसके बाद हम एक समान गति और असमान गति पर चर्चा करेंगे और आखिरी में हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज तेज या धीरे जा रही है? ये बात का पता हम चाल से लगाते हैं। चाल से हम गति की दर को माप सकते हैं। अब दोस्तों, चाल को हम कैसे परिभाषित करें? चाल यानी कि कितनी तेजी से कोई चीज जा रही है। चाल को परिभाषित करने के लिए हमें चाहिए दूरी जो कि किसी वस्तु ने तय किया हो और उस वस्तु ने उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लिया है।
अब मान लीजिए हमें इस साइकिल की चाल का हिसाब लगाना है। ये साइकिल 30 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में तय करती है, तो चाल को हम दूरी बटे में टाइम से माप सकते हैं। तो हिसाब लगाने के बाद साइकिल की चाल होगी 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चाल की यूनिट होती है। अब दोस्तों हम वेग को समझ लेते हैं। अगर चाल के साथ उसकी दिशा भी हो तो हम उसको वेग कहेंगे। जैसे कि यह लड़का चलते हुए पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो वहां पर चाल भी है और एक दिशा भी है, तो ये हो जाएगा वेग। तो अब चलिए एक समान गति और असमान गति को समझ लेते हैं। अब दोस्तों एक समान गति, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक समान यानी स्थिर। फॉर एग्जाम्पल, ये बाइक इस रोड पर एक समान गति यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो इसी गति को हम एक समान गति कहते हैं, जिसमें कि वस्तु बराबर दूरी तय करती है बराबर समय अंतराल। और असमान गति में इसका उल्टा होता है। उदाहरण के लिए ये साइकिल यात्री पहले तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खाली रोड से जा रहा है, फिर इसे आगे कुछ भीड़ वाली जगह मिलती है। इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और आगे जाकर फिर इसकी चाल बढ़ जाती है, तो इसकी गति एक समान तो नहीं रही। तो इसी गति को हम असमान गति कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और त्वरण को समझते हैं। अब दोस्तों जब एक स्थिर गाड़ी में हम बैठे हों और अचानक से वो चलने लगे, तो हमें पीछे को धक्का लगता है, और अगर ब्रेक लगाया हो तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है, और हम किसी शार्प टर्न पर मुड़े तो भी हमें कुछ इस प्रकार से धक्का लगता है। तो हम कहते हैं कि त्वरण हो रहा है। त्वरण तब होता है जब वेग बढ़ता है या कम होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये रेसिंग ट्रैक है और यहाँ पर गाड़ियाँ स्टार्ट पॉइंट पर खड़ी हैं। अब क्योंकि ये गाड़ियां खड़ी है तो इनका प्रारंभिक वेग होगा 0। फिर ये गाड़ियां गति पकड़ने लगी और इनका अंतिम वेग हुआ 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पर वेग बदल रहा है, तो इसे हम कहेंगे त्वरण। चलिए दोस्तों आपके लिए एक सवाल है। मान लो कि ये गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से जा रही है और एक मोड़ आता है और वहां से ये मुड़ती है, तो क्या इस मामले में त्वरण होगा? हाँ दोस्तों, इस मामले में त्वरण होगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की दिशा बदल रही है और जहाँ दिशा बदलती है उधर वेग भी बदलता है, इसीलिए त्वरण होगा। सरल भाषा में अगर जाने तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगर एक वस्तु t समय में अपनी प्रारंभिक वेग u को बदलता है अपनी अंतिम वेग v में, तो इसका त्वरण यानी कि a बराबर होगा v माइनस u बटे t। अब दोस्तों अगर इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और समय 5 सेकंड का लगता है, तो इस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और घर से सॉल्व करके लाइएगा। अगली वीडियो में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1। एक समान गति में गति डैश होती है। ऑप्शन ए त्वरित, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी अत्वरित। क्वेश्चन नंबर 2। औसत चाल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दूरी अपॉन में समय, ऑप्शन बी u प्लस AT, ऑप्शन सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऑप्शन डी कुल दूरी बटे में कुल समय। क्वेश्चन नंबर 3। त्वरण का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। त्वरण का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए
v माइनस यू बटे में t, ऑप्शन बी a बराबर में u माइनस v बटे में t, ऑप्शन सी a बराबर v माइनस यू बटे में s, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को डैश कहते हैं। ए अस्थिर गति, बी एक समान गति, सी असमान गति, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 सी, 2 डी, 3 डी, 4 ए, 5 बी। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें। या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। चलिए बच्चों, आज हम माया की कहानी पढ़ते हैं, जिसमें हमें यह पता लगेगा कि माया के कोड से किस तरह बदलाव आया। मैं नालंदा की झाबुनी गांव में रहती हूँ, जहाँ 2 साल से पर्याप्त रेनफॉल नहीं हुआ है। फसलें बर्बाद हो रही है, लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस दिमाग लगाकर मेहनत करनी पड़ती है। मैं दिल लगाकर कोडिंग सीख रही हूँ और एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मुझे पता है कि कोडिंग की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सब गांव छोड़ना चाहते हैं। मॉनसून में देरी हो गई है, पानी महंगा होता जा रहा है और पौधे गर्मी नहीं सह पा रहे हैं।
हम बारिश का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम सूरज का इफेक्ट कम नहीं कर सकते? झाबुनी गांव ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। मैं ग्रेजुएट बनना चाहती हूँ। माँ बाप जल्दी शादी करवा रहे हैं। काश इसके लिए भी कोई ऐप होती। हमारे पास गोदाम नहीं है, इसीलिए वेंडर सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। हमें बहुत कम दाम दे रहे हैं। केमिकल्स और पेस्टिसाइड से जमीन बंजर होती जा रही है। बांध सूख गए हैं। पानी का एकमात्र सोर्स तालाब ही रह गया है। माया ने कोडिंग की मदद से इन सब प्रॉब्लम्स का सामना किया। उन्होंने टीम वर्क और इनिशिएटिव्स जैसी बहुत सारी स्किल्स का यूज किया और अपनी और अपने गांव की हालत सुधारी। पढ़िए, माया डिसाइड्स टू कोड। माया कोड्स फॉर चेंज 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। कोडर्स के पास जाए, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे। उनका जीवन कितना होता है, सॉफ्टवेयर्स की जानकारी, व्यापार की जानकारी, वे क्या क्या काम करते हैं, कितनी देर काम करते हैं आदि। नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूलें। दूसरा दिन, ऑफिस में जाकर रिसर्च। वहां जाकर पूरी टीम से मिलें, उनके काम को समझने का प्रयास करें। जो भी मन में सवाल आ रहे हैं सब पूछें। तीसरा दिन, एंटरप्रेन्योर्स से उनके बिजनेस के बारे में पूछें। उन्होंने कैसे शुरू किया, कितना खर्चा किया, कितने लोगों ने मिलकर शुरू किया, क्या क्या समस्याएं आई। चौथा दिन, आपको एक कैलेंडर दिया गया था जो कोडर्स की दिनचर्या के ऊपर था। उसे फिल करें। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। जो भी मन में सवाल हो सब पूछें। पांचवां दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं अगली कहानी, जिसका नाम है सेल्फी, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम कैसे अपने किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जैसे इन लड़कियों ने ढूंढी। जब तक तुम कुछ ऐसा काम नहीं करती जिससे लोगों की मदद हो, तब तक तुम्हारे फोन्स वापस नहीं मिलेंगे। इसकी शुरुआत लता की मदद से कर सकती हो तुम। लता, क्या हम तुम्हारी मदद करें? हाँ। ये कचरा क्यों जलाया है? तुम ये क्या कर रही हो? कचरा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसका पता लगाने के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ। छी, तो क्या तुम हमारी स्कूल टॉयलेट में पड़ी सैनिटरी पैड्स का भी फोटो लोगी? हाँ। माँ, हम आज लता की हेल्प नहीं कर सकते, हमें पीरियड्स आए हैं। पीरियड से किसी को भी रुकना नहीं चाहिए। आइडिया, क्यों ना हम लड़कियों को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए सैनिटरी पैड्स बनाएं? इसके बाद तो हमारे फोन जरूर वापस मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले रिसर्च। आप कपड़ा इस्तेमाल करती है या पैड्स? महीने में पैड्स पर कितना खर्चा आता है? आप कौन कौन सी ब्रांड के सैनिटरी पैड्स बेचते हैं? हम एक किफायती मशीन खरीदेंगे और कच्चे माल के लिए महिलाओं से बात करेंगे। पर पैसे कहाँ से लाएंगे? हम इस काम में इन्वेस्ट करेंगे। आखिर हमने कर दिखाया। चलो अपनी प्रोडक्ट सेल्फी के साथ एक सेल्फी लेते हैं। इन 3 लड़कियों ने प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखी, जिससे न सिर्फ उनके स्कूल की बल्कि पूरे बिहार की लड़कियां अब पीरियड्स में भी अनस्टॉपेबल है और हम भी अनस्टॉपेबल है। ये है हमारे आगे के प्लान। तो इसी बात पर हो जाए एक सेल्फी। सेल्फी इको पैड 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। सैनिटरी पैड बनाने वालों से मिले,
उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, कैसे सैनिटरी पैड बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स, व्यापार की जानकारी आदि। नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूले। दूसरा दिन, सैनिटरी पैड कंपनी में जाए, वहाँ रिसर्च करे, वहाँ के लोगों से पूछे कि उनकी प्रक्रिया पर्यावरण हितैषी है या नहीं। पता करे वहाँ साफ सफाई रखी जाती है या नहीं। जो मन में सवाल आ रहे हैं वे सब पूछे। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहाँ सैनिटरी पैड्स बिकते हैं। वहाँ जो जो कंपनियों के पैड्स बिक रहे हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए कि कितने पैड्स इको फ्रेंडली है, उनकी कीमत कितनी है, और हाँ, फोटोज खींचना ना भूले। चौथा दिन, आप अपने समूह के साथ सोचें कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहाँ जाइए। महिलाओं से बात करें, उनसे पूछे क्या सुधार किया जा सकता है। पांचवा दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो है वास्तविक संख्याएं पार्ट 3। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। प्रमेय 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करे, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई एक अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। चलिए इसका अर्थ एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि p बराबर है 3 के तथा a बराबर है 6 के, तो a का वर्ग होगा 6 गुने 6 यानी कि 36। अब हम देखते हैं a² यानी कि 36 3 से विभाजित है, तो 6 यानी कि a भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। चलिए देखते हैं कैसे। सिद्ध कीजिए कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो
इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास का अर्थ होता है हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, फिर हम उस पर परिमेय संख्या की परिभाषा तथा अन्य परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे और हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यानी विरोधाभास। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम। सबसे पहले कल्पना करेंगे कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि √2 यानी वर्गमूल 2 बराबर है a/b के। अब जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है यानी a तथा b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः b वर्गमूल 2 बराबर में a। पिछले समीकरण को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2b² बराबर a²। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण को। अगर हम a² बराबर में लिख सकते हैं 2 गुने में b² यानी a² के दो गुणनखंड है 2 तथा b²। इसका अर्थ है 2 a² को विभाजित करता है, अतः 2 a² को विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं जहां c कोई पूर्णांक है। अब a का मान जो कि 2c है प्रतिस्थापित करने पर हमें 2b² बराबर 4c² प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा b² बराबर 2c²। अब आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर अगर b² बराबर में 2 गुने में c² है यानी b² के दो गुणनखंड है 2 तथा c², यानी इसका अर्थ है 2 b² को विभाजित करता है। इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा थ्योरम 1.3 से, जो हमने इस प्रश्न के पहले किया था। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो है 2। हमने पहले देखा कि 2 a को विभाजित करता है और अभी हमने देखा कि 2 b को भी विभाजित करता है। तो यहाँ a और b में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा लगाया था तो हमने लिखा था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको भी किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यही सारे स्टेटमेंट्स और यही सारे स्टेप्स का प्रयोग करना है। तो आप इन सभी स्टेप्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें तथा घर जाकर के अपनी NCERT की किताब से इस प्रकार के प्रश्नों का हल करें ताकि आपको स्टेप्स लर्न हो जाए। इस वीडियो में हमने सीखा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें हमने अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं ये सीखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके
दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम संतुलन की बात करेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। संतुलन के बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। इस वीडियो में हम संतुलन के लिए एक और उदाहरण लेंगे ताकि संतुलन को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए उदाहरण लेते हैं लोहे के जल के साथ प्रतिक्रिया का। लोहा यानी कि फेरस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो चलिए हम इसी समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि इन बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की एक सूची बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाईं तरफ जो फेरस यानी कि लोहा है उसका एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। वहीं दाईं तरफ की बात करें तो फेरस के 3 अणु हैं, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा अणु वाला यौगिक है कौन सा? अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, जो इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा हैं। तो हम सुविधा के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। समीकरण में देखें तो यहाँ सारणी में हम देखेंगे कि बाईं तरफ ऑक्सीजन का 1 अणु है, वहीं दाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो बाईं तरफ वाले तत्व को अगर हम 4 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। इसके लिए हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, परंतु हाइड्रोजन पहले से 2 है, वो भी 4 से गुना होगा और इससे जो हाइड्रोजन है वो 2 की जगह 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब हमें संतुलित करना है फेरस को और हाइड्रोजन को, क्योंकि ये अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम फेरस को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बाईं तरफ फेरस का 1 अणु है और दाईं तरफ फेरस के 3 अणु हैं। तो अगर हम बाईं तरफ वाले फेरस को 3 से गुना कर दें तो वो संतुलित हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम जो बाईं तरफ वाले समीकरण है उसमें फेरस को 3 से गुना करेंगे। इससे जो नई सारणी बनेगी वहां पर फेरस और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित हो चुके हैं। अब हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन को। जैसा कि आप देखेंगे बाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 अणु हैं और दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो दाईं तरफ वाले समीकरण को अगर हम 4 से गुना करें तो दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के 8 अणु हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम दाईं तरफ वाले हाइड्रोजन को 4 से गुना करेंगे।
इससे क्या होगा कि दाईं तरफ अब हाइड्रोजन के भी 8 अणु हो जाएंगे। अब अगर आप सारणी को ध्यान से देखें तो सारणी की दोबारा से जांच करने पे हम पाएंगे कि दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है अब ये संतुलित हो चुका है। तो हमारा जो संतुलित समीकरण है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। 3Fe प्लस में 4H2O, इससे हमें मिलता है Fe3O4 जो कि लोहे का ऑक्साइड है, और 4H2O जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो अब समीकरण तो संतुलित हो चुका है, परंतु अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाया जा सके। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हमें और ज़्यादा सूचना प्रदान करे। एक तरीका तो ये है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हम अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी दर्शाएं। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक या फिर उत्पाद गैस की अवस्था में है तो उसके लिए हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट G का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर कोई तत्व द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम L का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई तत्व जलीय अवस्था में है तो उसके लिए हम AQ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जलीय अवस्था का मतलब है कि जो भी तत्व है वो जल में घुला हुआ है। उसके अलावा अगर कोई तत्व ठोस अवस्था में है तो उसके लिए S का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे ये आसानी से समझ आ जाए। उसी समीकरण को लेते हैं जिसे हमने अभी अभी संतुलित किया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो लोहा है वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसके नाम के साथ में हम ब्रैकेट के अंदर S लिखेंगे, जल के साथ हम G लिखेंगे, और लोहे का ऑक्साइड तो ठोस अवस्था में होता ही है तो उसके साथ भी S आएगा, और हाइड्रोजन गैस तो गैस अवस्था में होती ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के साथ हमने G का इस्तेमाल किया है। इस G चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है उसमें जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भौतिक अवस्था दर्शाने से जो हमारा समीकरण है वो और ज़्यादा सूचनापूर्ण बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो अभिक्रिया होती हैं उसमें परिस्थितियां होती हैं जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। हम क्या करते हैं, हम इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो एक यौगिक बनाती है CH3OH का। अब इस अभिक्रिया को होने के लिए 340 ATM का दाब चाहिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि समीकरण में इस बात को दर्शाएं तो हम क्या करेंगे कि जो तीर का निशान है हम उसके ऊपर या नीचे इस चीज को लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई समीकरण को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए 340 ATM का दाब चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। ये हैं संयोजन, वियोजन जिसे हम अपघटन भी कहते हैं, विस्थापन, द्विस्थापन और उपचयन एवं अपचयन। इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले संतुलन का एक उदाहरण लिया और उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को और अच्छे से जानेंगे।
आज क्या सीखा? दादी क्या? आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा। आप इन सभी सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर है 970-951-9929 और दूसरा नंबर है 9025952475। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, biharunnyan@gmail.com biharunnayan@gmail.com biharunnyan@gmail.com। तो बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के होंगे और आज की तरह हम कुछ कहानियां भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।